हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और जो अभी हमारी हमारी आरआरबी जेई की पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है उसका ये पार्ट 3 होने वाला है। अभी जो हम पेपर देख रहे हैं 22/4/2025 में जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर आया था उसके 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अभी देखते हैं नेक्स्ट उसके 25 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में। पहला क्वेश्चन हमारा है, इन अ फैब्रिकेशन ऑफ एनपी ट्रांजिस्टर व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग बुरीड लेयर ऑफ हैवीली डोप्ड पी प्लस मटेरियल बीनीथ द एन टाइप बेस रीजन। ऑप्शन है टू इंक्रीज द एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, गलत है। टू रिड्यूस द बेस इमिटर वोल्टेज, ये भी नहीं है। टू रिड्यूस द कलेक्टर इमिटर सेचुरेशन वोल्टेज, ये भी नहीं है। टू प्रिवेंट लैचअप एंड इम्प्रूव ट्रांजिस्टर स्टेबिलिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। लैचअप क्या होता है, जब आप आईसी पे फैब्रिकेशन करते हो एन हम ट्रांजिस्टर बनाने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है फैब्रिकेशन के दौरान चिप के ऊपर अनवांटेड एन पी आपने जोड़ना चाहा एन पी एन और गलती से वो बन गया पी एन, तो ये एक एस सी आर बन जाएगा। और गलती से अगर ये ऑन हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्ट कर देगा, वो लैचअप हो जाता है। फिर एक बार जैसे ही ऑन हुआ फिर बंद आप नहीं कर सकते उसको, तो इस प्रोसेस को लैचअप बोलते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एन के नीचे हम पी प्लस लेयर लगा देते हैं जिससे वो एस सी आर नहीं फॉर्म होता है। तो इसका मेन रीज़न है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एमएमएफ इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज एब्रीवेटेड एज, एमएमएफ बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हमारा एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। नेक्स्ट है, विच सेफ्टी फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन डिजाइनिंग ट्रांसमिशन लाइन अंडर आइस एंड विंड कंडीशन, द थर्मल एक्सपांसन फैक्टर, इलेक्ट्रिकली सेफ्टी फैक्टर, मैकेनिकल स्ट्रेस फैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहेगा, क्योंकि जो ये मैकेनिकली फैक्टर्स होता है आइस और विंड कंडीशन मैकेनिकल फोर्सेस स्ट्रेस डालेंगे उस पर, तो ये मैकेनिकल फैक्टर के अंदर हमारा आएगा। नेक्स्ट हमारा है 54, इफ अ रेसिडेंशियल एरिया हैज़ ए एनुअल एनर्जी कंजप्शन, इतना दिया है, व्हाट इज़ द एवरेज डिमांड, कितनी एवरेज डिमांड इसकी होंगी। तो एवरेज डिमांड कैसे, एनुअल दिया है तो हमारे को पूरी एनर्जी कंजप्शन दिया है, तो एवरेज डिमांड हम लिखेंगे एनर्जी, एवरेज डिमांड हम लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो एक साल में टोटल घंटे कितने होते हैं हमारे 908,000 डिवाइडेड बाय 8760। एक साल में टोटल हमारे घंटे होते हैं 8760, तो इसका डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर मिलेगा वही हमारा एवरेज डिमांड होगा। तो इसको हम करके देख लेते हैं, 2890 3 टाइम्स 0 8760, तो इसका आ रहा है 3300 किलो वाट। नेक्स्ट है, द वर्क डन ऑन अ यूनिट एन पोल इन मूविंग वंस अराउंड अ सिंगल क्लोज लूप पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एमएमएफ इज रिस्पेक्ट नंबर ऑफ टर्न्स इन रिस्पेक्टिव पाथ, एम्पियर टर्न्स लिंक्ड विद द पाथ, करंट इन रिस्पेक्टिव पाथ। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। Why is the radial layout with high voltage drop unsuitable for industrial loads? It reduces voltage fluctuation, voltage drop increases system reliability. It helps maintain constant power, but industrial load require stable, because इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंडस्ट्रियल लोड रिक्वायर स्टेबल वोल्टेज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बैक ईएमएफ एंड सप्लाई वोल्टेज इन द डीसी मोटर। तो डीसी मोटर और हमारे डीसी मोटर में बैक ईएमएफ और वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है, बैक ईएमएफ क्या करता है, अपोज करता है सप्लाई वोल्टेज का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इन अ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट फ्लक्स फ्लोज थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट, सेम होता है ना, सीरीज सर्किट है, सीरीज में अगर आपने अलग अलग मटेरियल भी लिया है तब भी जो फ्लक्स होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो जहाँ पर भी हमारा फ्लक्स सेम रहेगा उसको हम बोलेंगे सीरीज सर्किट, है ना। तो यहाँ पर होगा द सेम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज फॉर स्टेपिंग डाउन करंट फॉर मेजरमेंट पर्पस। तो करंट को स्टेपिंग डाउन करते हैं मेजरमेंट पर्पस के लिए, तो वो कौन करता है, हमारा करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर करंट को स्टेप डाउन करेगा और हम भी नॉर्मल मीटर से भी उसको मेजर कर सकते हैं, तो ये सीटी है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द करंट रिलेशनशिप टाइम डोमेन ऑफ फॉर अ कैपेसिटिव सर्किट। तो इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर होगा आईसी, कैपेसिटर की जो करंट होती है वो वोल्टेज के साथ क्या होता है, आईसी बराबर से सी डीवी बाय डी, तो ये इसका रिलेशन आएगा। तो जो भी ऑप्शन में ये होगा वो सही होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम, फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विथ साइनोसॉइडल एसी एज द इनपुट द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज सिग्नल इंक्रीजेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट क्या होगा। तो ये क्या बोल रहा है, अगर आप मैक्सिमम वैल्यू बढ़ाओगे एसी की तो
RMS वैल्यू क्या होगी, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में VRMS बराबर होता है Vm/√2। ठीक है, तो जैसे जैसे Vm बढ़ेगा वैसे वैसे RMS वैल्यू भी क्या होगी, उसकी बढ़ेगी। तो Vm बढ़ने से RMS वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए बोलेंगे बढ़ता है, तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द की कंसिडरेशन इन पब्लिक लाइटिंग इंस्टॉलेशन। जो पब्लिक में हम लाइटिंग इंस्टॉलेशन करते हैं जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह हो गया, तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या कंसिडरेशन होना चाहिए, तो प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इल्यूमिनेशन वाइल इंश्योरिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड सेफ्टी, इग्नोरिंग मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट टू रिड्यूस कॉस्ट, फोकसिंग ओनली ऑन द एस्थेटिक डिजाइन ऑफ द लाइट फिक्सचर, इंश्योर द लाइटनिंग सिस्टम ऑपरेट्स विदाउट एनी प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो हमारा सबसे सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है हमको, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इल्यूमिनेशन विथ इंश्योरिंग एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, एंड सेफ्टी, ये सब उसमें होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट हमारा, द सेम पोलैरिटी कंडीशन इज एसेंशियल इन पैरेलल ऑपरेशन। क्यों, पैरेलल ऑपरेशन में हमको सेम पोलैरिटी चाहिए, ऐसा क्यों, तो इट इंक्रीजेज द ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी, लेना देना नहीं है इफिशियंसी से इसका, इट रिड्यूसेज द ट्रांसफॉर्मर लॉसेस, नहीं लॉसेस से भी इसका कोई लेना देना नहीं, इट हेल्प्स द वोल्टेज रेगुलेशन, इट इंश्योर्स दैट द ट्रांसफॉर्मर आर नॉट डैमेज ड्यू टू द रिवर्स करंट। कोई इसमें रिवर्स हमारा ट्रांसफॉर्मर डैमेज नहीं होगा। रिवर्स आपने पोलैरिटी लगा दी तो क्या होंगे, एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होंगी जो आपके ट्रांसफॉर्मर को डैमेज कर देंगे, वाइंडिंग इतनी ज़्यादा हीटअप हो जाएगी कि आपका इंसुलेशन वगैरह पूरा जल जाएगा। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ डी सॉर्टी ब्रिज। तो डी सॉर्टी ब्रिज का काम क्या है, कैपेसिटेंस मेजर करना, और ये सबसे बेसिक ब्रिज होता है कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए, बट ये एक चीज़ लेके चलता है कि ये लॉसलेस कैपेसिटर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी लॉसेस नहीं होना चाहिए वो कैपेसिटर में, है ना, तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस नहीं कंसिडर करता है वो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, इट डज नॉट कंसिडर द डाइलेक्ट्रिक लॉसेस इन द कैपेसिटर। और आइडियल तो हमारा हो नहीं सकता है, इसलिए लॉसेस हमको कंसिडर करना ही पड़ता है। विच एप्लीकेशन इज अ कॉमन यूज़ ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का सबसे कॉमन एप्लीकेशन क्या है, देखिए ज़्यादातर जो मोटर हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में वो इंडक्शन मोटर रहती है, क्योंकि बहुत मजबूत रहती है। तो 80 to 90% जो मोटर्स हम यूज़ करते हैं वो इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं, बट जो सिंक्रोनस मोटर है उसका यूज़ हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यदि सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पर और ओवर एक्साइटेशन कंडीशन में चलाएंगे तो वो लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करती है, मतलब लीडिंग करंट ड्रॉ करती है, जिससे हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर करेक्शन इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ थर्मल ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन इन अ ट्रांसफार्मर। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवर वोल्टेज कंडीशन इन द पावर सिस्टम, टू डिटेक्ट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट इन द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट एक्सेसिव टेम्परेचर राइज इन द ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर टेम्परेचर राइज को डिटेक्ट कौन करेगा, थर्मल ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन करेगा हमारा। नेक्स्ट हमारा है, फेराइट्स आर फेरोमैग्नेटिक सैरामिक विच हैव अ फेयरली कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी, इनका कांस्टेंट होता है फेराइट कोर का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वोल्टेज Vs इन द सर्किट बाय यूजिंग KVL। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हमको Vs निकालना है। तो यहाँ पर KVL कैसे लगाएंगे हम, ऐसे, तो मैं कैसे लगाता हूँ, यहाँ पर जिस पॉइंट से हम अंदर एंटर करते हैं उसी का मैं साइन लेता हूँ। जैसे प्लस से एंटर करेंगे तो प्लस का ही हम साइन लेंगे, और ऐसा करके पूरे वोल्टेजेस को सम करेंगे। तो यहाँ से एंटर करें प्लस से तो हो जाएगा +50, फिर -30 माइनस Vs -10 +20 बराबरी से 0। तो देखेंगे ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा +10 और ये हो जाएगा हमारा 20, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो Vs बराबरी से आपका आ जाएगा 30 वोल्ट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 30 वोल्ट आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोटेक्टिव रिले इन टर्म्स ऑफ reliability। The relay must operate only when the fault occurs and remain stable during normal condition. The relay must have a complex design, गलत। The relay must resist immediate after a fault is cleared. The relay must operate with a significant time delay to ensure coordination। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, द रिले मस्ट ऑपरेट ओनली व्हेन अ फॉल्ट अकर्स एंड रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। तो जब फॉल्ट आएगा तभी उसमें ऑपरेट होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में कोई भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन अकॉर्डिंग टू सेफ्टी स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रिक सर्किट मस्ट बी डिजाइन टू ऑपरेट विदाउट एनी प्रोटेक्टिव डिवाइस, गलत। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मस्ट इंश्योर
प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक, ओवर करंट एंड फॉल्ट करंट। तो ये सभी के लिए हमारा इंस्टॉलेशन है ना ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई शॉक लग रहा है, कुछ फॉल्ट आ रहा है तो आपको बचा सके, ओवर करंट की कंडीशन में ये सब में आपको सेफ्टी प्रोवाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टाइम ऑफ डे tariff in energy conservation? It applies only to industrial consumers and has no impact on residential users. Second, it eliminates the need for load management by ensuring a constant energy supply. It increases electricity cost uniformly throughout the day regardless of the demand variation. गलत. It encourages consumers to shift electricity uses to off-peak load, off-peak hours, reducing peak demand and improving grid efficiency. तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो टाइम ऑफ डे टैरिफ इन एनर्जी कंजप्शन क्या है, जैसे मान लो पीक लोड में आप चला रहे हो तो आपको टैरिफ पे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ऑफ पीक टाइम जब सब सो गए, बिजली डिमांड कम है, तो आप ऑफ पीक में कम उसको पैसा लोगे, तो वो इंकरेज होगा कि ऑफ पीक टाइम में जलाए, जिससे आपका लोड फैक्टर इंक्रीज होगा और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो भी कम आएंगे आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर टू द एमएमएफ मेथड द ईएमएफ मेथड इज। जो एमएमएफ मेथड है कंपेयर टू एमएमएफ मेथड ईएमएफ, तो ईएमएफ कैसी है एमएमएफ से, तो ये लेस एक्यूरेट है ड्यू टू एज्यूमिंग कांस्टेंट जेडएस। द इक्विवेलेंट सर्किट विदाउट कोर लॉसेस द मैग्नेटाइजिंग ब्रांच कंसिस्ट ऑफ। तो अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं उसमें कोर का जो बनाते हैं इक्विवेलेंट वो ऐसा बनाते हैं, एक हमारा मैग्नेटाइजिंग ब्रांच होती है एक्सएम और एक होता है हमारा आरसी लॉस कंपोनेंट, ठीक है। अगर कोर लॉस नहीं रह गए तो ये इनफाइनाइट होगा हमारा और ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सएम, तो ये हो जाएगा एक्सएम अलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी खालिस्तान व्हेन इट प्लेसेस राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको पता है फोर्स क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा, और थीटा राइट एंगल पे रखा है तो थीटा बराबर से कितना होगा 90, और थीटा के लिए क्या हो जाता है हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, तो बी आई एल ये होगा, तो ये मैक्सिमम होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आज के थे हमारे 25 क्वेश्चन। मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट